हम सब चाहते हैं कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सच में किसी को पीछे न छोड़े, वो असल में दिखता कैसा है? आज हमारे पास एनसीईआरटी और 2005 की नेशनल एजुकेशन गाइडलाइन से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, और हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन बच्चों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए जिन्हें सीखने में कुछ अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी, और ये दस्तावेज सिर्फ समस्याओं को गिनाते नहीं है, ये एक पूरी सोच बदलने की बात करते हैं। आज की हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ मुश्किलों को जानना नहीं, बल्कि ये देखना है कि हम एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां हर बच्चा कामयाब हो सके। बिल्कुल। तो चलिए इस जरूरी टॉपिक की परतें खोलते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। हमारे सामने दो शब्द आते हैं, सीखने में कठिनाई और दूसरा है हानि। ये सुनने में बहुत एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क है ना? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, सीखने में कठिनाई का मतलब दिमागी तौर पर कमजोर होना नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये उन बच्चों से जुड़ा है जिनकी बुद्धि मतलब उनका आईक्यू बिल्कुल सामान्य होता है। समस्या उनके दिमाग में जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके में होती है, जो थोड़ा अलग होता है। अच्छा, तो मतलब जैसे स्रोतों में उदाहरण दिए गए हैं डिसलेक्सिया का, जहां बच्चे को शब्द शायद उल्टे दिखते हैं, या डिस्कैल्कुलिया जहां गणित के नंबर समझ नहीं आते, सही। या फिर एडीएचडी जहां ध्यान लगाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। बिल्कुल, ये सब सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी खास चुनौतियां हैं। वहीं दूसरी तरफ हानि या इम्पेयरमेंट वो शरीर से जुड़ा है, मतलब शरीर या दिमाग के किसी हिस्से की बनावट में या उसके काम करने की क्षमता में कोई कमी होना। जैसे किसी को आंखों से कम दिखना या कानों से कम सुनाई देना। जी, या चलने फिरने में कोई दिक्कत होना। ये एक कह सकते हैं शारीरिक या जैविक स्थिति है। और यहीं पर एनसीईआरटी की एक बात मुझे बहुत ही दिलचस्प लगे, जो इस पूरी बातचीत का नजरिया ही बदल देती है। वो कहते हैं कि अक्षमता या डिसेबिलिटी सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे समाज और हमारे बनाए हुए सिस्टम की वजह से भी पैदा होती है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी आइडिया है। इसे डिसेबिलिटी का सोशल मॉडल कहते हैं। आप यूं समझिए, अगर एक बच्चा व्हीलचेयर पर है और स्कूल की बिल्डिंग में रैंप नहीं है, तो समस्या क्या है? बच्चे की व्हीलचेयर या बिल्डिंग का डिजाइन? बिल्डिंग का डिजाइन। बिल्कुल, ये मॉडल यही कहता है कि प्रॉब्लम बिल्डिंग में है। इसका मतलब है कि असली समस्या सिर्फ बच्चे में नहीं, बल्कि हमारे स्कूलों, हमारे पढ़ाने के तरीकों में और हमारे रवैये में भी हो सकती है। ये तो सच में सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब हमें बच्चे को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसके आसपास की दुनिया को, सिस्टम को ठीक करना है। तो अगर ये सामाजिक और शैक्षिक बाधाएं ही असली समस्याएं हैं, तो यहीं पे समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया आता होगा। बिल्कुल, एनसीएफ 2005 और हमारा शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई एक्ट दोनों इसी पर जोर देते हैं। समावेशी शिक्षा का सीधा सा मतलब है हर बच्चे को, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसे अपने मोहल्ले के एक आम स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने का हक है। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक बुनियादी अधिकार है। स्रोतों में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई है, विद्यालय को बच्चे के अनुसार ढलना चाहिए, न कि बच्चे को विद्यालय के अनुसार। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह तो बहुत मुश्किल भी होगा। हम तो हमेशा बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो सिस्टम में फिट हो। मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। इसका सार ये है कि हमें ये मानना होगा कि क्लास में विविधता यानी डाइवर्सिटी एक नॉर्मल बात है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई धीरे, किसी को सुनकर समझ आता है, किसी को देखकर। जब एक स्कूल इस सच्चाई को मान लेता है, इसे एक चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक हकीकत की तरह अपनाता है, तभी वो सच में समावेशी बनता है। ठीक है, तो अगर स्कूल को बच्चे के हिसाब से बदलना है, तो सबसे पहले टीचर को ये समझना होगा कि बच्चे की जरूरतें हैं क्या। स्रोतों में इन जरूरतों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली है बौद्धिक जरूरतें, मतलब सोचने समझने से जुड़ी जरूरतें। हाँ, दिमागी स्तर पर इन बच्चों को अक्सर जानकारी को समझने और याद रखने के लिए थोड़ा ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे उन्हें बहुत सरल और साफ भाषा में निर्देश देने पड़ते हैं। एक लंबा चौड़ा वाक्य बोलने के बजाय अगर आप उसे 3 छोटे छोटे वाक्यों में तोड़ दें, तो उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। और किताबी बातों की जगह असल जिंदगी के उदाहरण देना, है ना? यानी मल्टी सेंसरी लर्निंग तकनीक का भी जिक्र है। ये सुनने में बड़ा मजेदार लगता है। क्या इसका मतलब है कि सिखाने के लिए सिर्फ देखने सुनने का नहीं, बल्कि छूने और महसूस करने जैसी दूसरी इंद्रियों का भी इस्तेमाल करना? आपने बिल्कुल सही समझा।
मान लीजिए आप एक बच्चे को ब अक्षर सिखा रही हैं। आप उसे हवा में ब बनवा सकती हैं, उसकी पीठ पर उंगली से ब बना सकती हैं या गीली रेत पर ब लिखवा सकती हैं। जब कई इंद्रियां एक साथ काम करती हैं तो सीखना ज्यादा मजबूत और यादगार बन जाता है। ये तो हुई दिमागी जरूरतें। दूसरी हैं भावनात्मक और सामाजिक जरूरतें। मुझे लगता है पढ़ाई के चक्कर में हम इन पर अक्सर ध्यान ही नहीं देते। और शायद ये सबसे जरूरी है। अगर बच्चा क्लास में डरा हुआ है, अकेला या अपमानित महसूस कर रहा है, तो उसका दिमाग नई चीजें सीखने के लिए खुल ही नहीं सकता। इन बच्चों को सजा या डांट से ज्यादा प्यार, सम्मान और हिम्मत की जरूरत होती है। जब टीचर कहता है कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, तुम कर सकते हो, तो ये बात किसी भी पढ़ाई की तकनीक से ज्यादा असर करती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि भावनाओं पर इतना ज्यादा ध्यान देने से पढ़ाई का स्तर कहीं कम तो नहीं हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। एनसीएफ का नजरिया ये नहीं है कि भावनाओं को एकेडमिक्स पर तरजीह दी जाए, बल्कि ये है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भावनात्मक रूप से सुरक्षित बच्चा ही सीखने का जोखिम उठाने के लिए तैयार होगा। और जहां तक सामाजिक जरूरतों की बात है, तो जब दूसरे बच्चे मदद करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो ये न सिर्फ उस बच्चे के लिए बल्कि पूरी क्लास के लिए एक बेहतर माहौल बनाता है। और फिर तीसरी आती हैं शैक्षिक जरूरतें, यानी स्कूल और सिलेबस के लेवल पर बदलाव। जी, इसमें सबसे पहली चीज है एक लचीला पाठ्यक्रम। सोचिए, एक पारंपरिक पाठ्यक्रम एक फिक्स्ड मेन्यू थाली की तरह है। सबको वही मिलेगा, चाहे भूख हो या ना हो। एक लचीला पाठ्यक्रम एक बुफे की तरह है। लक्ष्य सबको पोषण देना है, लेकिन हर कोई अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से चीजें चुन सकता है। और इसके अलावा मूल्यांकन के अलग अलग तरीके अपनाना और परीक्षा में अतिरिक्त समय देना जैसे प्रैक्टिकल कदम भी जरूरी हैं। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए तो सारा दारोमदार टीचर पर ही आ जाता है। आप टीचर को इस पूरी प्रक्रिया की धुरी कह सकते हैं। स्रोत के हिसाब से टीचर का काम 3 बड़े स्टेप्स में बटा है। पहला और सबसे मुश्किल स्टेप है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, यानी ये समझना कि बच्चे को दिक्कत कहाँ और क्यों हो रही है। लेकिन क्या इसमें एक बच्चे पर गलत ठप्पा लगने का खतरा नहीं है? अगर एक टीचर ने सिर्फ क्लास में देखकर अंदाजा लगा लिया कि बच्चे को कोई समस्या है, तो हो सकता है वो गलत हो। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत सिर्फ अवलोकन की बात नहीं करते, वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई की बात करते हैं। मतलब सिर्फ एक फाइनल परीक्षा के आधार पर बच्चे को जज न करें, बल्कि पूरे साल क्लास में उसकी भागीदारी, उसके प्रोजेक्ट्स, उसके व्यवहार पर नजर रखें। और माता पिता से बात करना सबसे जरूरी, वो बच्चे के बारे में ऐसी बातें बता सकते हैं जो स्कूल में कभी पता नहीं चलती। ठीक है, मान लीजिए पहचान हो गई, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इसका सीधा सा मतलब है वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हर बच्चे के लिए पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ता है। इसके लिए स्कूल व्यक्तिगत शिक्षा योजना बना सकते हैं, जिसे आईईपी भी कहते हैं। आईईपी मतलब हर एक बच्चे के लिए एक अलग प्लान? जी, जो सिर्फ उस एक बच्चे के लिए बनाया गया एक पूरा रोड मैप होता है कि उसके लक्ष्य क्या हैं और उन्हें कैसे हासिल किया जाएगा। और एक विभेदित शिक्षण या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का भी जिक्र है, जो मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ही क्लास में एक ही टॉपिक पढ़ाते हुए आप बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इतिहास में अकबर के बारे में पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा जिसे लिखने में दिक्कत है लेकिन वो बोलने में बहुत अच्छा है, आप उसे एक छोटा सा भाषण तैयार करने को कह सकते हैं। और जिसे लिखना पसंद है वो एक पैराग्राफ लिख सकता है। बिल्कुल, लक्ष्य एक ही है, अकबर के बारे में अपनी समझ दिखाना, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। यही विभेदित शिक्षण है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके अलावा क्लास में इस्तेमाल होने वाली कुछ और रणनीतियां भी हैं, जैसे पीयर ट्यूटरिंग। हाँ, और ये कमाल का काम करता है। जब एक बच्चा दूसरे को सिखाता है तो सिखाने वाले का कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाता है और सीखने वाले को अपने ही दोस्त से समझने में आसानी होती है। और एक्टिविटी आधारित लर्निंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो है ही। जी, वीडियो या ऑडियो क्लिप्स का इस्तेमाल भी बहुत मददगार होता है। ये तो हुई सामान्य रणनीतियां, लेकिन क्या स्रोतों में कुछ खास तरह की परेशानियों के लिए खास उपाय भी बताए गए हैं? हाँ, और वो बहुत काम के हैं। जैसे जिन बच्चों को देखने में दिक्कत है उनके लिए ब्रेल लिपि तो है ही, लेकिन साथ ही ऑडियो बुक्स और टीचर का हर चीज को बोलकर समझाना बहुत जरूरी है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के बाद उसे जोर से पढ़ना। बिल्कुल,
या फिर जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है उनके लिए सांकेतिक भाषा के अलावा विजुअल चीजें जैसे चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियो बहुत काम आते हैं। और एक बहुत छोटी सी बात जो बहुत फर्क लाती है, उस बच्चे को क्लास में सबसे आगे बैठाना, ताकि वो टीचर के होंठों को पढ़ सके। सही बात है। शारीरिक हानि वाले बच्चों के लिए सबसे पहली जरूरत है बाधा रहित माहौल। अगर क्लासरूम तक पहुंचने के लिए रैंप ही नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी पढ़ाई भी बेकार है। और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए उनके लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर सिखाना और जीवन कौशल पर ज्यादा ध्यान देना, जैसे अपना काम खुद करना, दुकान से सामान लाना, ये सब बहुत जरूरी है। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, जब हम पढ़ाने के इतने अलग अलग तरीके अपना रहे हैं तो फिर इन बच्चों के सीखने को परखने का तरीका एक जैसा कैसे हो सकता है? हमारी पारंपरिक पेन पेपर वाली परीक्षाएं शायद इनके लिए सही नहीं है। यह सवाल मूल्यांकन के असली उद्देश्य पर चोट करता है। क्या मूल्यांकन का मकसद बच्चों को रैंक करना है या उनकी सीखने में मदद करना है? एनसीईआरटी साफ कहता है कि एक जैसा मूल्यांकन सभी के लिए नहीं हो सकता। ये तो अन्याय है। बिल्कुल। अगर सिखाने के रास्ते अलग हैं, तो मंजिल तक पहुंचने को जांचने के रास्ते भी अलग होने चाहिए। तो फिर विकल्प क्या है? क्या हम परीक्षाएं पूरी तरह खत्म कर दें? खत्म नहीं, बल्कि उनका रूप बदल दें। स्रोतों में मौखिक परीक्षा, मतलब बोलकर जवाब देना, प्रोजेक्ट्स बनाना या पोर्टफोलियो तैयार करने जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। पोर्टफोलियो? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये एक फाइल है जिसमें बच्चे के पूरे साल के सबसे अच्छे कामों को इकट्ठा किया जाता है। ये उसकी तरक्की की कहानी बताता है, ना कि सिर्फ 3 घंटे में उसने क्या रट कर लिखा वो बताता है। लेकिन यह सबसे जरूरी बदलाव सोच का है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं होना चाहिए। इसका मकसद होना चाहिए उन्हें वर्णनात्मक प्रतिक्रिया देना। मतलब ये बताना कि आपने ये बहुत अच्छा किया और इस जगह आप थोड़ा और सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल। मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अंत नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा बनना होगा। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि अक्षमता सिर्फ एक बच्चे की मेडिकल कंडीशन नहीं है, यह एक सामाजिक बाधा भी है। और समावेशी शिक्षा इन बच्चों के लिए कोई रियायत नहीं, बल्कि उनका हक है। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सीखने में कठिनाई का मतलब कम बुद्धि बिल्कुल नहीं होता। इन बच्चों में असाधारण प्रतिभा हो सकती है। जरूरत सिर्फ एक ऐसे सिस्टम की है जो बच्चे को पहले रखे और सिलेबस को बाद में। एक टीचर का सकारात्मक रवैया किसी भी तकनीक से ज्यादा ताकतवर होता है। जैसा कि हमारे स्रोत के निष्कर्ष में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ये बच्चे कमजोर नहीं होते बल्कि भिन्न प्रकार से सक्षम, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। उन्हें बस एक संवेदनशील, समावेशी और लचीली शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आज की बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके लिए है। हम अपने स्कूलों और समाज को सच में समावेशी बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या एक छोटा बदलाव ला सकते हैं? शायद अगली बार जब हम किसी बच्चे को संघर्ष करते देखें तो ये पूछने के बजाय कि तुम्हें क्या समस्या है, हम ये पूछें कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। शायद यही एक छोटा सा बदलाव सबसे बड़ी शुरुआत हो।